नमस्कार मित्रों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम काफ़ी दिनों से आपकी कक्षाएं नहीं ले पा रहे थे, जिसके लिए हमें खेद है, सॉरी। आज से पुनः आपकी सभी कक्षाएं लगातार रेगुलर रहेगी। बहुत जल्दी ही अन्य सब्जेक्ट की भी आपकी क्लासें लगा दी जाएगी। बच्चों, हम इस चैनल पर राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मेलों का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि पटवार परीक्षा है, राजस्थान पुलिस की परीक्षा है एवं रिट की परीक्षा है। इसके अलावा बच्चों एसआई की परीक्षा है। ये ऐसी संभावित परीक्षाएं हैं जो आगामी समय में बहुत जल्दी इनके पेपर करवा दिए जाएंगे। जब भी जो होगा तो सबसे पहले इन्हीं परीक्षाओं के पेपर होंगे और ये सभी के सिलेबस में था। इस वजह से हमने राजस्थान के प्रमुख मेले ये टॉपिक चुना था। इसके अंतर्गत भी बच्चों में काफ़ी सारे मेलों के विषय में अध्ययन कर चुके थे। आज हम जिन मेलों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं वह राजस्थान के एक तो ऐसा मेल बच्चों में आपको पढ़ाऊंगा जिसका निर्माण ही लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से करवाया गया है। राजस्थान के ऐसे महल जिनका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया है। अकाल राहत कार्यों में लोगों को रोजगार देकर के बच्चों उनका निर्माण करवाया गया। बच्चों, घड़ियों का अनूठा संग्रहालय, बच्चों इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा रिहायशी भवन, साथ में बच्चों आज हम राजस्थान का ताजमहल एवं हाड़ौती का ताजमहल पढ़ते हुए राजस्थान के अंदर जितनी भी रूठी रानियां हैं, बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताऊंगा रूठी रानी के इतिहास से भी आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा ताकि परीक्षा में आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सके। तो आइए बच्चों, करते हैं आज की फिर से शुरुआत। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, इन सभी जानकारियों को जुटाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आपको पूरा वीडियो देखने से काफ़ी सारी नई जानकारियां मिलेगी, ऐसा मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख मेलों के अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे उम्मेद भवन। ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उम्मेद भवन। अब देखो, उम्मेद भवन का जो परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न हमारा बन सकता है वह महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है? तो बच्चों, सबसे पहला महत्वपूर्ण तो प्रश्न यही बन गया कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान में है कहाँ पर। जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान में है कहाँ पर। तो बच्चों आप बता देंगे कि उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान में जोधपुर में है। आपसे पूछा जाए कि उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है, तो आप बता देंगे कि उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं निर्माता के विषय में कि उम्मेद भवन पैलेस का निर्माता कौन है। तो यहाँ से भी, क्योंकि कई सारे महल ऐसे होते हैं जिनका जो नाम होता है वह उसका निर्माता नहीं होता है, लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे उम्मेद भवन पैलेस के जो निर्माता है वह स्वयं उम्मेद सिंह जी है। कौन है? उम्मेद सिंह जी। ये जोधपुर के शासक हैं उम्मेद सिंह जी, और उम्मेद सिंह जी ने ही इस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि 1928 के अंदर, ध्यान रखना है आपको, 1928 में अकाल हमारे यहाँ पर हो जाता है। देखो, राजस्थान का नाम लेते ही बच्चों दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है रेगिस्तान की। राजस्थान का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? रेगिस्तान समझते हैं। तो यहाँ पर अकाल पड़ते रहते हैं। अकाल पड़ना भी हमारे राजस्थान की एक अलग से विशेषता रही है। तो 1928 में जब अकाल पड़े थे तो उस वक्त क्या है कि लोगों के पास भूखमरी हो चुके थे, रोजगार कुछ भी नहीं बचा था, पानी नहीं था, सब लोग क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोग कृषि पर, खेती में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों 1928 में जो अकाल पड़ा था, उस 1928 में इसका निर्माण कार्य क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि उम्मेद भवन पैलेस को कब बनाना प्रारंभ किया था, तो 1928 में बनाना प्रारंभ किया था। बच्चों, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये एक वर्ष में बनकर के कंप्लीट नहीं हो सकते। तो आप ध्यान रखेंगे 1940 में पूर्ण हुआ था। 1940 में क्या हुआ था बच्चों? पूर्ण हुआ था, बनकर के कंप्लीट हो गया था, जबकि 1928 में इसका कार्य स्टार्ट किया था। बच्चों, ये राजस्थान का ऐसा महल है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है। ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है, अकाल राहत कार्यों के तहत राजस्थान के कौन से महल का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है? तो इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है। इस महल का जो निर्माण करवाया गया है बच्चों, वह अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया है।
साथ में बच्चों आपको ध्यान रखना है, कभी कभार परीक्षा में प्रश्न ये इसको इस प्रकार भी पूछ लेता है कि कौन से मेल का निर्माण रोजगार देने के उद्देश्य से करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है, इस मेल का निर्माण जो करवाया था बच्चों वह रोजगार देने के उद्देश्य से करवाया था, रोजगार देने के उद्देश्य से, ताकि लोगों को खाने पीने के सामान इत्यादि मिल सके। कितने बढ़िया राजा थे उम्मेद सिंह जी, नहीं तो भवनों का निर्माण, किलों का निर्माण बेगार प्रथा के तहत बिना कुछ दिए ही करवा दिया जाता था, लेकिन इन्होंने इन अकाल रात कार्यों में अपनी जनता का ध्यान रखा और उनको रोजगार देने के लिए इस मेल का क्या करवा दिया था, निर्माण करवा दिया था। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये जो मेल है ये छित्तर पत्रों से, ध्यान रखेंगे छित्तर पत्रों से, ये कौन से पत्रों से बन रखा है, छित्तर पत्रों से निर्मित है। अब देखो बच्चों ध्यान रखना है कि छित्र पत्रों को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे छित्र पत्रों को हम कहते हैं लाल पत्थर। क्या कहते हैं, लाल पत्थर। और ये लाल पत्थर है कहाँ के बच्चों, तो ये लाल पत्थर आपको मिलेंगे जोधपुर के। कहाँ मिलेंगे, तो ये जोधपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपका तैयार हो सकता है कि उम्मेद भवन जो पहले से बच्चों वो जोधपुर के लाल पत्थरों से निर्मित हैं, और जोधपुर के लाल पत्थरोों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर के लाल पत्थरों को छित्तर पत्थर कहा जाता है, और इसीलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, छित्तर भवन पैलेस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको छित्तर भवन पैलेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जोधपुर के लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको छित्तर भवन पैलेस कहा जाता है। जोधपुर के लाल पत्थरों को क्या कहा जाता है, छित्तर पत्थर कहा जाता है बच्चों, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छित्तर पैलेस कहते हैं। ये 3 भागों में बट रखा है, ध्यान रखेंगे 3 भागों में। इसके कितने भाग है, उम्मेद भवन पैलेस जो है ये कितने भागों में बट रखा है, तो बच्चों उम्मेद भवन पैलेस 3 भागों में बट रखा है। सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो एक भाग में तो घड़ियों का संग्रहालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि घड़ियों का संग्रहालय जो स्थित है वह कहाँ पर है, तो घड़ियों का संग्रहालय बच्चों कहां पर है, ये घड़ियों का संग्रहालय उम्मेद भवन पैलेस में। बच्चों दूसरे भाग में, एक भाग में 5 सितारा होटल यहां पर संचालित की जा रही है। 5 सितारा होटल, एक दूसरे भाग में क्या कर रखा है, 5 सितारा होटल संचालित कर रखा है। और तीसरे भाग में बच्चों आप ध्यान रखेंगे, तीसरे भाग में राजा का परिवार, जिसे हम कह सकते हैं शाही परिवार, राजशाही परिवार, तो शाही परिवार निवास करता है। आज भी विश्व भवन के अंदर जोधपुर का शाही परिवार निवास करता है, ये आपको ध्यान रखना है, निवास करता है। देखो शाही परिवार निवास करता है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा रिहायशी भवन है, ये सभी आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रिहायशी भवन कौन सा है, तो आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा रिहायशी भवन जो है वो छित्तर पैलेस जोधपुर है, जिसे हम उम्मेद भवन पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। तो एक बार पुनः आप समझ लेंगे, परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न होता है सबसे पहले तो जानकारी का कि उम्मेद भवन पैलेस है कहां पर, तो आप ध्यान रखेंगे उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। इसका निर्माण उम्मेद सिंह जी ने करवाया है, 1928 से लेकर के 1940 में ये पूर्ण हुआ है। बच्चों अकाल रात कार्यों के तहत इसका निर्माण करवाया गया था। इसका उद्देश्य, इसके निर्माण का उद्देश्य लोगों को रोजगार देना था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ये चित्र पत्रों से, जोधपुर के लाल पत्रों से निर्मित है, और जोधपुर के लाल पत्रों को चित्र पत्र कहा जाता है, इसलिए इसको चित्र भवन पैलेस भी कहा जाता है। परीक्षा में यूं भी पूछ लिया जाता है कि चित्र भवन पैलेस कहां पर है, तो आप बता देंगे बच्चों की चित्र भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। बच्चों ध्यान रखेंगे उम्मेद भवन पैलेस 3 भागों में वर्तमान में बट रखा है। एक तरफ घड़ियों का संग्रहालय है, ध्यान रखेंगे राजस्थान में घड़ियों का संग्रहालय कहां पर संचालित किया जा रहा है, उम्मेद भवन पैलेस में, जहां पर आपको दुनिया की अनोखी अनोखी घड़ियां देखने को मिलेगी। बच्चों एक तरफ 5 सितारा होटल है और 5 स्टार होटल के विषय में तो आप जानते ही हैं। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे एक तरफ इसमें शाही परिवार निवास करता है, और ध्यान रखेंगे
ये भारत का सबसे बड़ा रिहायशी भवन है। ये इसकी नॉलेज थी, परीक्षा से संबंधित बातें ये थी, इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे नेक्स्ट भवन की तरफ बढ़ते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं अजित भवन पैलेस की। देखो जोधपुर के कई सारे मेलों की हम चर्चाएं करेंगे आज। ऐसे मेलों की भी चर्चाएं करेंगे जिन मेलों की दीवारों पर वेश्याओं के चित्र अंकित हैं। ऐसे भी मेलों की बच्चों हम चर्चाएं करेंगे जिनमें राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ वर्णन कर रखा है। काफी सारी बातें हम करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए, बस आपको तो ये ध्यान रखना है। और आगे सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं दूसरे अजित भवन पैलेस पर। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अजित भवन पैलेस। अब देखो पहला ही प्रश्न वही महत्वपूर्ण है कि अजित भवन पैलेस है कहां पर। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में अजित भवन पैलेस कहां पर है। तो बच्चों आप ध्यान रख लेंगे कि अजित भवन पैलेस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, जोधपुर में देखने को मिलेगा। बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में कि अजित भवन पैलेस का निर्माता कौन होगा। तो देखो उमेद भवन पैलेस हमने पढ़ा, उसके नाम से निर्माता उमेद सिंह जी हैं। अजित भवन पैलेस हम पढ़ रहे हैं और इसके निर्माता भी कौन है, अजित सिंह, मारवाड़ के प्रधानमंत्री। ध्यान रखेंगे ये वो अजित सिंह जी नहीं है, औरंगजेब वाले अजित सिंह जी नहीं है, ये वो अजित सिंह जी नहीं है जिन्होंने जोधपुर से कालसा उठाया था। ये मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखेंगे मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजित सिंह जी ने इनका क्या किया था बच्चों, निर्माण किया था। मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजित सिंह, इनके जो निर्माता है वो कौन है, मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजित सिंह। और अजित सिंह जी ने इन मेलों का क्या किया था रे बच्चों, निर्माण किया था। ध्यान रखेंगे आप, इसका निर्माण क्यों किया था। इसका निर्माण जोधपुर के अंतिम शासक, ये बहुत बढ़िया नॉलेज का प्रश्न हो सकता है आपके लिए। इसका निर्माण करवाया था रे बच्चों जोधपुर के अंतिम शासक। आप बता सकते हैं कि जोधपुर के अंतिम शासक कौन थे। तो जोधपुर के अंतिम शासक, और जोधपुर के अंतिम शासक का नाम था बच्चों हनुमंत सिंह। जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह के निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था। हनुमंत सिंह के निवास के लिए इसका निर्माण करवाया था। निवास में के लिए की जगह हेतु का प्रयोग कर देता हूं। निवास हेतु इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह के निवास हेतु बच्चों इसका क्या करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रिट की दृष्टि से भी, पुलिस की दृष्टि से भी, कि राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल। अगर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम हेरिटेज होटल आपको कहां पर देखने को मिलेगी, या निम्न में से राजस्थान के प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर का अजित भवन पैलेस जो है वह राजस्थान के प्रथम हेरिटेज होटल है। तो बच्चों उमेद भवन पैलेस भी कहां पर है, जोधपुर में। अजित भवन पैलेस भी कहां पर है, जोधपुर में। उमेद भवन पैलेस सबसे बड़ा रिहायशी भवन है, तो प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, अजित भवन पैलेस। ध्यान रखेंगे इसका निर्माण किसने करवाया था, मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजित सिंह जी ने, और जोधपुर के अंतिम शासक हनुमंत सिंह के निवास हेतु बच्चों इसका क्या करवाया था रे, निर्माण करवाया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुनः हम वापस नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं। तो बहुत छोटा था, आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के ताजमहल के विषय में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। मैं बताऊंगा आपको, फटाफट बताइए राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, आप मुझे बताइए। तो हम बातचीत करते हैं जसवंत तड़ा। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बन सकता है। जसवंत तड़ा, जिसने ठीक से अध्ययन नहीं किया इसका ये प्रश्न गलती हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, जसवंत तड़ा। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जसवंत तड़ा है कहां पर। तो बच्चों जसवंत तड़ा आपको देखने को मिलेगा जोधपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा, जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में भी कहां पर आपको बच्चों ये देखने को मिलेगा, तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बन रखा है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की, ये मेहरानगढ़
मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में आपको देखने को मिलेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के विषय में बातचीत की थी, मेहरानगढ़ का दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसको सैटेलाइट देखने पर, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भारत के नक्शे के समान बन रखा है। तो बच्चों उसी के ठीक नीचे तलहटी में 2 मंजिला एक जो थड़ा बन रखा है, एक तरह से हम उसे छतरी कह सकते हैं, स्मारक कह सकते हैं। जो थड़ा यहाँ पर जसवंत सिंह जी का बन रखा है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के नीचे ही है। बच्चों आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इनके निर्माता, क्योंकि अभी अभी आपने अजीत भवन पैलेस पढ़ा तो निर्माता कौन हुए, अजीत सिंह जी। इसके बाद आपने उम्मेद भवन पैलेस पढ़ा तो निर्माता कौन हुए रे बच्चों, उम्मेद सिंह जी। लेकिन जसवंत तड़ा के निर्माता जसवंत सिंह जी नहीं है। अब आप इनको कैसे याद रखेंगे, जिनका नाम से उनको तो एक बार पढ़ करके भूल जाइए, लेकिन जिनका जैसे जसवंत तड़ा जसवंत सिंह जी के नाम पर नहीं है तो इसे थोड़ा नोटिस करके रखिए। नोटिस कहाँ करना है, अपने दिमाग में करना है। तो इनके निर्माता कौन है, 1906 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1906 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था बच्चों सरदार सिंह ने। किसने करवाया था रे, सरदार सिंह ने। बच्चों ध्यान रखना है 1906 ईस्वी में सरदार सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। यह 2 मंजिला बन रखा है, यह 2 मंजिला बन रखा है। जसवंत तड़ा कितने मंजिला है, यह 2 मंजिला बना हुआ है। जसवंत तड़ा कितने मंजिला बना हुआ है बच्चों, तो जसवंत तड़ा 2 मंजिला बना हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों। और 1906 में सरदार सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से क्या रखना है रे, ध्यान रखना है बच्चों। ध्यान रखेंगे इसे मारवाड़ का, ध्यान रखेंगे आप, इसे मारवाड़ का भी आप कह सकते हैं, साथ में बच्चों इसे राजस्थान का भी कह सकते हैं। मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ या राजस्थान का क्या कहा जाता है रे, ताजमहल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो बच्चों इसे जसवंत तड़ा को राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो बच्चों इसे ताजमहल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो 2 मंजिला बन रखा है, अब आपसे पूछा जा सकता है, ये सफेद संगमरमर से निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है रे, राजस्थान का ताजमहल। ये सफेद संगमरमर से निर्मित है, और सफेद संगमरमर से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा गया है रे, राजस्थान का ताजमहल। ये सभी बच्चों आपको क्या रखना है रे, ध्यान रखना है। जसवंत तड़ा की सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर दुर्ग की तलहटी में स्थित है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जसवंत तड़ा के निर्माता जसवंत सिंह जी नहीं है। जसवंत तड़ा के निर्माता कौन है, सरदार सिंह जी। 1906 में संगमरमर से ही इसको बनाया गया और 2 मंजिला बनाया गया, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। और सफेद संगमरमर से ताजमहल की भांति ये बन रखा था, इसलिए इसे राजस्थान के ताजमहल और मारवाड़ में स्थित होने के कारण मारवाड़ के ताजमहल की संज्ञा इसे क्या कर दी गई, दे दी गई। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं, एक और प्रश्न है कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी सारी बात हम उसकी भी करेंगे, तो हम यहीं पर नोट लगा करके एक और सीख लेते हैं हाड़ौती का ताजमहल। तो बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाड़ौती का, ये तो मारवाड़ का हो गया, राजस्थान का हो गया, लेकिन हाड़ौती का ताजमहल, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाड़ौती का ताजमहल कहां पर स्थित है, तो फिर आप क्या बताओगे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती का ताजमहल हम कहते हैं अबली मीणी के महल को, ध्यान रखना है, अबली मीणी के महल को क्या कहा जाता है रे, अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ये सभी बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों इसे अबली मीणी के महल को जो हाड़ौती का ताजमहल कह रहे हैं, ये ऐसा किसने कहा, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये उपाधि दी थी इसे कर्नल जेम्स टोड ने। बच्चों इसका निर्माण किसने करवाया था, जो हमारे यहाँ हाड़ौती का जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था, इस प्रकार भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो महाराजा मुकुंद सिंह ने, किसने करवाया था, महाराजा मुकुंद सिंह ने।
महाराजा मुकुंद सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बच्चों आपको मैं बता दूं, एक बार महाराजा मुकुंद सिंह जी अब जंगल में से अपने सैनिकों के साथ निकल रहे थे, तभी रास्ते के अंदर दो बड़े बड़े सांड लड़ रहे थे। पूरी सेना उन सांडों को नहीं हटा सकी, उनमें से कोई ऐसा सैनिक नहीं था कि जाकर के अलग कर दे। उसी रास्ते पर ये अबली मीणी अपनी गायों को भैंसों को चरा करके वापस आ रही थी। तब जैसे ही वो सांड दिखे तो अबली मीणी ने जाकर के दोनों सांडों के ऐसे सर पकड़ लिए और सर पकड़ करके दोनों को हिला करके हाथों से अलग कर दिया। और इस घटना को मुकुंद सिंह जी ने देख लिया। मुकुंद सिंह जी ने उसे वहीं प्रपोज कर दिया। वो भी मान गई कि आप राजा हैं, लेकिन मैं वहां पर नहीं रहूंगी, आप मेरे लिए यहीं पर क्या करवाइए, महल बनाइए। तो उस राजा ने उस जगह पर उसे क्या कर दिया, महल बनवा दिया। 400 साल बाद भी, इनकी मृत्यु के 400 साल बाद भी इन महलों पर चिराग जलाई जाती थी, जिसके दर्शन सीधे कोटा कर लिए जाते थे। तो बच्चों ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे कि इन हड़ौती के ताजमहल का जो संबंध है इनका किससे है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनका संबंध है महाराजा मुकुंद सिंह अबली मीणी से, और इसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल। आप इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कह सकते हैं, अगर कहना चाहो तो राजस्थान का छोटा ताजमहल, इसे आप राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कह सकते हो। बच्चों ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे नेक्स्ट दूसरे महल की ओर बढ़ते हैं। शायद ले लिया होगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट और बातचीत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बढ़ रहे हैं रायका बाग पैलेस। रायका बाग पैलेस, सबसे बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपके तैयार होंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की भी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। साथ में सेकंड ग्रेड की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की ऐसी रानी जिसने युद्ध में भागकर आ जाने के कारण अपने पति के दरवाजे नहीं खोले थे। तो इन सभी की हम बातें करने वाले हैं, काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहाँ पर जहर दिया गया था ये भी हम बातचीत करेंगे। तो उसका नाम है बच्चों रायका बाग पैलेस, ये आपको ध्यान रखना है, रायका बाग पैलेस। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि रायका बाग पैलेस कहाँ पर पड़ता है और रायका बाग पैलेस का क्या क्या संबंध है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो, रायका बाग पैलेस है, ये रायका बाग पैलेस आपको मिलेगा जोधपुर में। मैंने कहा था क्योंकि जोधपुर के भी सारे जो बच रहे थे उन सारे महलों को हम आज बिल्कुल साफ करेंगे, ताकि नेक्स्ट अन्य टॉपिक हम स्टार्ट कर सके। तो रायका बाग पैलेस जो स्थित है बच्चों, ये है कहाँ पर, ये जोधपुर में, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम बातचीत करते हैं निर्माता के विषय में कि इस रायका बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जसवंत दे ने इसका निर्माण किसने करवाया था, जसवंत दे ने। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये जसवंत दे जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी है, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी है, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंत दे जो है जसवंत सिंह प्रथम की क्या है, पत्नी है, और उसी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बच्चों ये यही रानी है, जसवंत दे वही है, जसवंत दे प्रथम बच्चों वही है जिसने ये जसवंत सिंह प्रथम के लिए दरवाजे नहीं खोले थे। धर्मत के युद्ध से, कौन से युद्ध से आए थे बच्चों, ये धर्मत के युद्ध से आए थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। धर्मत के युद्ध से, धर्मत के युद्ध से भागकर आ जाने के कारण, धर्मत के युद्ध से भागकर आ जाने के कारण, भागकर आ जाने के कारण इसने महलों के दरवाजे नहीं खोले थे, महलों के दरवाजे नहीं खोले थे। ये परीक्षा में प्रश्न आ रखा है, दरवाजे नहीं खोले थे, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ रखा गया है कि राजस्थान की कौन सी रानी ने अपने पति के भागकर आ जाने पर उसने महलों के दरवाजे नहीं खोले थे और चूड़ियां और दे दी, उसकी चूड़ियां और साड़ी भी बाहर उसे दिखा दिए कि यार भाई अगर तू मर करके आता तो अलग बात थी, तो ये से युद्ध में मुंह दिखा करके भाग करके वापस आ गया, और ये सब या तो युद्ध में जीत करके आओ या मर करके आओ, और वापस उसे क्या कर देती है, खना देती है, दरवाजे वापस लगाती नहीं है। बच्चों ध्यान
रखेंगे और बिल्कुल इसके हिसाब से सेट हो गई थी। तो धर्मत का युद्ध था, हम इसकी थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि राजपूत रानियां थी और राजपूत रानियां जोहर करना सही समझती थी, लेकिन अपने सतीत्व की क्या करती थी, रक्षा करती थी। उन्हें वीर पुरुष ही पसंद थे। आपको पूछ लिया जाए कि धर्मत के युद्ध से, किस युद्ध से भाग करके आए थे, तो वो धर्मत के युद्ध से भाग करके आए थे। तो आपको ध्यान रखना है, किसने नहीं खोले थे, जसवंत देव ने नहीं खोले थे। और किसके लिए नहीं खोले थे, अपने पति जसवंत सिंह प्रथम के लिए नहीं खोले थे। ये धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था, 15 अप्रैल 1658 को। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं कि धर्मत कहां पर पड़ता है। 15 अप्रैल 1658 को ये धर्मत का युद्ध क्या किया गया था बच्चों, लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, शाहजहां के पुत्र थे, एक का नाम तो था बच्चों दारा शिकोह, ध्यान रखेंगे दारा शिकोह। और दूसरा कौन लड़ा था बच्चों, औरंगजेब, ध्यान रखेंगे आप। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य ये क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो जसवंत सिंह प्रथम साथ देते हैं वो किसका देते हैं, दारा शिकोह का देते हैं। और दारा शिकोह क्या हो जाता है, इसमें पराजित हो जाता है, इसलिए ये इसमें से भाग करके क्या कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये इनके लिए क्या नहीं खोलती हैं, दरवाजा नहीं खोलती हैं। ये बात भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि धर्मत कहां पर पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि धर्मत उस वक्त उज्जैन के समीप थी, उज्जैन में। धर्मत कहां पर पड़ती है बच्चों, उज्जैन में पड़ती है। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों कि 1883 ईस्वी में, कभी 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जब जोधपुर आए, दयानंद सरस्वती इन्हीं मेलों में आए थे। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती प्रथम बार इन्हीं मेलों में आए थे, प्रथम बार यहां ही आए थे, यहां आए और उपदेश दिया। प्रथम बार उपदेश भी किन मेलों में दिया बच्चों, प्रथम बार उपदेश भी इन्हीं मेलों में दिया। दयानंद सरस्वती किन के समय आए थे, गजब संयोग की बात है, दयानंद सरस्वती जसवंत सिंह द्वितीय के समय आए। ये आपको ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती किन के समय आए, जसवंत सिंह द्वितीय के समय आए। और 1883 में दयानंद सरस्वती ने जोधपुर में प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, तो इसी राय का बाग पैलेस में दिया था। बच्चों इन्हीं जसवंत सिंह द्वितीय की जो प्रेमिका थी उसका नाम था नन्ही जान भगतन, ध्यान रखेंगे आप, नन्ही जान भगतन। और नन्ही जान भगतन ने क्या किया कि स्वामी जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कर दिया, स्वामी जी को जहर दे दिया था। देखो ये कैसा जहर था, मैं बच्चों आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे ही इस राय का बाग पैलेस में आते हैं तो ये जसवंत सिंह जी द्वितीय क्या करते हैं कि अपनी प्रेमिका जो एक वेश्या थी नन्ही जान भगतन, उस वेश्या से इनको काफी प्रेम काफी लगाव था। और एक राजा को एक वेश्या से इस प्रकार प्रेम करता हुआ देख करके हमारे स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से उनसे कुछ कहते हैं उसके बारे में, और उसे अच्छा नहीं लगता है बच्चों, उसको नन्ही जान भगतन को अच्छा नहीं लगता है कि कोई साधु महात्मा संत मेरे लिए कुछ कहे, तो उसे अच्छा नहीं लगा। और वह उसी के दरबार में रहा करते थे, राजा का निजी काम भी किया करते थे। और राजा ने स्वामी जी के लिए दूध के लिए उसी से कहा कि स्वामी जी के लिए दूध लेकर के आओ। तो कुछ लोग हमेशा बताते हैं कि उसने उस दूध में कांच पीस करके मिला दिया था, और कांच पीसे कांचों का कांच पीस करके दूध में डाल दिया था, जिनको स्वामी जी पी गए, जिससे बच्चों ध्यान रखेंगे यहां पर केवल जहर दिया था, उसे ही हम जहर कहते हैं। यहां पर केवल जहर दिया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु कहां पर हुई थी बच्चों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी। इस जहर देने के कारण इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो बच्चों ये जहर देने के कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हो गई थी, दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन। ये आप ध्यान रखेंगे। तो राय का बाग पैलेस, राय का बाग पैलेस जोधपुर में स्थित है। निर्माता जसवंत दे हैं। ये जसवंत दे जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी है। ये दे क्या है, राजस्थान के लोक देवताओं की कहानियों में मैं पढ़ा चुका हूं कि स्त्रियों का सम्मान सूचक शब्द है दे। धर्मत के युद्ध से भागकर आ जाने के कारण मेलों के दरवाजे भी नहीं खोले थे। किसने, जसवंत दे ने। कौन भाग कर के आए, जसवंत सिंह प्रथम। कहां से भागे, धर्मत के युद्ध से। कब हुआ, 15 अप्रैल 1658। कहां पड़ता है, उज्जैन। किन किन के मध्य हुआ था, दारा शिकोह, औरंगजेब।
इन्होंने किन की तरफ साथ दिया था? दारा सिकों की तरफ। ध्यान रखेंगे इसी के अंदर बड़ा गजब संयोग है कि जसवंत सिंह द्वितीय के समय 1883 में पहली बार दयानंद सरस्वती इन्हीं मेलों के अंदर आए और यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था बच्चों? उपदेश दिया था। और नन्ही जान भगतन ने बच्चों इनको जो जहर दिया था वो कौन से मेल में दिया था? इसी मेल में दिया था जिसे अजमेर के अंदर स्वामी दयानंद जी की क्या हो जाती है रे? मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों आप एक बार इसका पुण्य ले लेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम कुछ की बात करके आपको अब मैं राजस्थान के रूठी रानियों की बात बताने वाला हूं, क्योंकि आप उनकी वजह से काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए कि कब हम रूठी रानियों की बात समझे, रूठी रानी कैसे रूठ गई थी, क्या थी। लेकिन उससे पहले हम परीक्षा की इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं बच्चों। देखो कुछ मेलों को और मैं बताता हूँ, वो छोटे छोटे मेल हैं, केवल 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। बिजोलाई के मेल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजोलाई के महल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो बच्चों ये बिजोलाई के महल अपन को जो देखने को मिलेंगे ये जोधपुर में देखने को मिलेंगे। बिजोलाई के महल कहां पर हैं रे बच्चों? तो बिजोलाई के महल आपको मिलेंगे जोधपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने। किसके लिए करवाया था? शिकारगाह। ध्यान रखेंगे आप, जोधपुर का शिकारगाह किसे कहा जाता है? राजा महाराजाओं के शिकार करने की जगह कौन सी थी? बिजोलाई महल। तख्त सिंह जी ने क्या किया था? यहाँ पर शिकार करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखेंगे जोधपुर का क्या है बच्चों? शिकारगाह है। इसके बाद बच्चों कुछ और प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि जोधपुर के किन मेलों में राम रावण, ध्यान रखेंगे आप, राम रावण के साथ साथ राम रावण युद्ध के साथ साथ वह राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ चित्रण है। राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ चित्रण, यहां से प्रश्न पूछा गया है कई बार। राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ चित्रण। जोधपुर के किन मेलों में राम रावण युद्ध व राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जोधपुर के जो चौकेलाव मेल है, ध्यान रखेंगे आप, कौन से मेलों में? चौकेलाव। जोधपुर का सबसे ऊपर का मेहरानगढ़ का जो मेल हम जिसे कहते हैं उसका नाम है बच्चों चौकेलाव मेल। और इस चौकेलाव मेल में क्या है बच्चों? एक तो राम रावण युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। इसकी दीवारों पर जो पेंटिंग बना रखी है, ये दीवारों पर पेंटिंग ऐसी है कि राम और रावण के अंदर जो युद्ध हुआ उसका सारा चित्रण है। साथ में बच्चों राजस्थानी लोक जीवन का यथार्थ चित्रण। जब हम राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे तब ऐसी बात करेंगे कि राजस्थानी चित्रकला की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बच्चों हमारे यहाँ पर कई सारी विशेषताएं पाई गई हैं, लेकिन राजस्थान की चित्रकला में हमारे यहाँ के लोक जीवन का चित्रण नहीं किया गया है, राजसी ठाटबाट का चित्रण किया गया है। संपूर्ण चित्रकला में से केवल यहाँ के चित्रों में, इन चौकेलाव मेल के चित्रों में ही राजस्थानी लोक जीवन का क्या किया गया है? यथार्थ चित्रण किया गया है। ये सब बच्चों आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम अब बातचीत करते हैं रूठी रानी के विषय में कि राजस्थान में कितनी रूठी रानियों के महल और कितनी रूठी रानियों की छत्रियां हैं। उमादे को तो आप सभी लोग जानते हैं कि उमादे रूठी रानी है, उमादे रूठ गई थी। मैं ये भी बताऊंगा कि उमादे क्यों रूठी थी, क्या कारण थी। बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों से रूठ जाती हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं रूठी कि वह आजीवन ही रूठ करके रह गई। तो बच्चों देखो इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि एक झील है, ये क्या है? एक झील। इस प्रकार बच्चों ये एक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस झील का नाम क्या है रे बच्चों? आना सागर झील। क्या नाम है? आना सागर झील। अब आप समझ गए होंगे कि आना सागर झील कहां पर है, और तो आप समझ गए आना सागर झील कहां पर है, आप कमेंट करके बताइए। अब बच्चों देखो इसी के यहाँ पर इस प्रकार का ये मेल बन रखा है, ये मेल बन रखा है। तो ये मैं मेल बना देता हूं, ये मेल बन गया अपने भी। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर क्या बन रखा है? इस प्रकार का एक मेल बन रखा है। तो बच्चों
ये जो मेल है आप जो देख रहे हैं ये किसका मेल है? रूठी रानी। लेकिन ये कौन सी रूठी रानी है? पहले उमादे की हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये रूठी रानी है बच्चों नूरजहां, ध्यान रखेंगे, नूरजहां, नूरजहां, रूठी रानी नूरजहां का मेल। और रूठी रानी नूरजहां का मेल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों अजमेर में। किसके किनारे? आना सागर झील के किनारे। ये रूठी रानी बच्चों किसकी थी? ये जहांगीर से थी। किससे थी? जहांगीर की पत्नी थी। ध्यान रखेंगे ये नूरजहां कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थे, जहांगीर की पत्नी थे। और ये भी किसी बात को लेकर के अपने पति से रूठ जाती हैं और यहीं पर वो रहती हैं, जिसके लिए जहांगीर ही यहाँ पर इस रूठी रानी के महल का निर्माण करवाता है। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे ये जहांगीर यहाँ निर्माण के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उद्यान का भी क्या करता है? निर्माण करवाता है। इस प्रकार इसने एक बहुत सुंदर यहाँ पर बाग भी लगाया था बच्चों, ध्यान रखेंगे। उस वक्त इसे कहा जाता था दौलत बाग। क्या कहा जाता था? दौलत बाग। तो आपसे पूछ लिया जाए कि दौलत बाग कहां पर है, तो बच्चों दौलत बाग भी अजमेर में ही है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो बच्चों ध्यान रखेंगे इसका निर्माण भी जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। बच्चों इसी दौलत बाग से कमल के फूल लेकर के, गुलाब के फूल लेकर के नूरजहां की माँ, ये प्रश्न भी कई बार आ रखा है। नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ ने पहली बार गुलाब से, नूरजहां की माँ ने पहली बार गुलाब से इत्र बनाने की विधि का यही प्रयोग किया था। इत्र बनाने की, इत्र विधि का आविष्कार किया था। ये सब ध्यान रखेंगे, इत्र बनाया था। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गुलाब से इत्र बनाने का जो सर्वप्रथम काम स्टार्ट किया था वह कहां पर किया था? तो बच्चों ध्यान रखेंगे इसी जगह पर नूरजहां की मां ने, नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम। ध्यान रखेंगे सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने बनाई? ये बनाई थी अस्मत बेगम ने। और इसी अस्मत बेगम कौन थी? ये अस्मत बेगम बच्चों इस नूरजहां की मां थे और इसी के साथ यहाँ पर रहा करते थे, जिसने पहली बार यहाँ पर गुलाब से इत्र बनाने की विधि का क्या किया था? आविष्कार किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में बच्चों यहाँ पर जो दौलत उद्यान का निर्माण करवाया था, ये दौलत उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? ये दौलत उद्यान का निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? इस दौलत उद्यान को वर्तमान में बच्चों सुभाष उद्यान कहा जाता है। दौलत बाग को क्या कहा जाता है रे? सुभाष उद्यान कहा जाता है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके इस आना सागर झील के चारों ओर इस प्रकार एक बारहदरी का क्या कर रखा है? निर्माण कर रखा है। और यहाँ पर ये बारहदरी का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न भी परीक्षा में आ रखा है, बारहदरी। और इस बारहदरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे आना सागर के बाहर चारों ओर बारहदरी का निर्माण जो करवाया था वह करवाया था बच्चों शाहजहां ने। ऐसा आप ध्यान रखेंगे कि शाहजहां ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो एक बार आप इसका ले ले, फिर हम और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम बातचीत करते हैं उमादे के विषय में। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध रूठी रानी उमादे। उमादे का मेल कहां पर बन रखा है, ये शाम को ध्यान रखना है। तो बच्चों आइए उमादे के विषय में तो आप काफी लोग जानते भी होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। रूठी रानी उमादे, रूठी रानी करेंगे, रूठी रानी उमादे। और रूठी रानी उमादे का मेल आपको जो देखने को मिलेगा बच्चों वो कहां पर मिलेगा? वो मिलेगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ये था आना सागर झील के किनारे, जबकि ये तारागढ़ अजमेर के अंदर आपको क्या करेगा बच्चों? देखने के लिए मिलेगा। देखो ये रूठी रानी थी, ये लूणकरण की पुत्री थी। कौन थे? लूणकरण की पुत्री। इसके बाप का नाम क्या था? लूणकरण था। ये लूणकरण की पुत्री थे। जबकि बच्चों ध्यान रखेंगे ये मालदेव की पत्नी थी। लूणकरण की तो पत्नी थी, लूणकरण की तो पुत्री थी और मालदेव की क्या थी बच्चों? है पत्नी थी। ये सब आपको ध्यान रखना है। मालदेव भी इसे बहुत प्यार किया करता था। मालदेव को ये बहुत पसंद आई और पसंद आती क्या करता है? लूणकरण से शादी के लिए कहता है और लूणकरण इसको शादी के लिए राजी कर देता है। इस मालदेव अपना बारात लेकर के लूणकरण के पास जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। और इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है।
उसी रात विवाह की रात ही बच्चों इनकी क्या थी, सुहाग रात थी। लेकिन बच्चों क्या होता है कि उस वक्त इनके साथ दासी भेजी गई, ध्यान रखेंगे आप, उस दिन क्या भेजी गई, दासी भेजी गई थी। और उस दासी का नाम क्या है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, भारमली। उस दासी का नाम क्या है, भारमली था, ये सब आपको ध्यान रखना है। उस दासी का नाम क्या है, भारमली है। आपसे यूं भी पूछ लिया जाए कि राजा महाराजाओं की पुत्रियों के विवाह में जो लड़कियां दी जाती थी उनको क्या कहा जाता है, तो उनको डावरिया कहा जाता है। पहले डावरिया प्रथा हमारे यहाँ पर चला करते थे। और ये डावरी जो दासी के रूप में आई थी, ये कौन थी बच्चों, ये भारमली थी। ये इस उमादे के साथ, ध्यान रखेंगे, उमादे के साथ विवाह के साथ ही बच्चों ये यहाँ पर आती हैं। और उमादे क्या करती हैं कि अपनी सैया को, सेज सैया को सुहाग रात के लिए अच्छे से सजा करके कंप्लीट तैयार कर देती है और अपने पति मालदेव का इंतजार करती है। उधर मालदेव नशे में ज्यादा चूर हो जाता है और वो उसके पास नहीं आ पाता है। तब ये अपनी दासी भारमली को मालदेव को बुलाने के लिए भेजती हैं, लेकिन मालदेव नशे में था और नशे में वो समझ नहीं पाता है कि ये मेरी पत्नी है या दासी है। और उसे ये क्या करता है, मालदेव इस भारमली को उमादे समझ करके अपने आगोश में ले लेता है। जब बहुत देर तक भारमली नहीं गई तो स्वयं उमादे उसे देखने के लिए जाती है। और उमादे के सामने जब इस भारमली को मालदेव ने इसे अपने आगोश में ले रखा था तो ये उसी वक्त क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है और उसे छोड़ करके कहाँ आ जाती है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आ जाती है। बच्चों उसके बाद काफी सारे प्रयत्न किए इसे वापस से बुलाने के लिए, क्योंकि मालदेव भी इसे बहुत प्यार किया करता था और ये भी मालदेव से बहुत प्रेम करती थी। तभी तो उसके पास, दूसरे के पास इसे नहीं देख सकी। अपने जीवन को कुर्बान करना इसने समझा, लेकिन दूसरे के पास उसे नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे छोड़ करके कहाँ आ जाती है, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आ जाती है। बच्चों आकर के मालदेव ने जिसे लेने के लिए भेजा, कई सारे भेजे लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। फिर एक भेजा जिसका नाम था आशा आनंद, ध्यान रखेंगे आप, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसको भेजा था, तो आशानंद चारण को भेजा था। और चारण बोलने में क्या होते हैं आपको पता ही है, चारण तो कवि हुआ करते हैं, चारण साहित्य हमारे चलता है। तो आशानंद चारण ने जैसे ही कहा कि आपको मालदेव बुला रहे हैं, आपसे काफी प्रेम क्या करते हैं, तो इसने कहा कि चलो ठीक है चलिए। लेकिन आशानंद चारण के यहाँ पर बड़े संयोग की बात क्या है, बड़े दुखी में था, क्योंकि मालदेव की अन्य पत्नियों ने इसके लिए एडवांस में गिफ्ट देकर के भेजे थे कि आपको वो वापस नहीं लेकर के आनी है। और मालदेव ने भी इसे कुछ दिया था, लेकिन रानियों ने मालदेव से भी ज्यादा दे दिया था। इसलिए आशानंद चारण को अगर ये इसको लेकर के जाए तो रानियां नाराज होती हैं, और नहीं लेकर के जाए तो राजा नाराज होता है। और उधर राजा को पहले से ही पता था कि वो तो आएगी ही नहीं, अपने से नाराज हो रही है, लेकिन आ भी सकती है, इसलिए बुलाने के लिए भेजा था। इस पर पूरा विश्वास था, उधर रानियों को भी पूरा विश्वास था कि ये नहीं लेकर के आएगा। लेकिन एक बार कहते ही ये राजी हो गई और जाने के लिए अपने सामान वामान कंप्लीट कर करके निकलने लगती हैं। तभी इस आशानंद चारण की कुछ पंक्तियां होती है। इस आशानंद चारण ने कहा कि मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान। अगर तुझे मान रखना है तो तेरे पिया को तज, तो रूट करके आ गई है, और तुझे पिया को रखना है तो तेरे मान को तज। तो इसने कहा कि मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तजमान, एक गेंदन बांधिए एक ही खंभो उठान। आप एक ही खंभे में दो दो हाथियों को नहीं बांध सकते हैं, एक खंभे में आप एक ही हाथी को बांधो। और जब ये पंक्तियां इसने सुनी तो वापस नाराज हो जाती है और आजीवन कहां पर रहती है, ये रूठी रानी तारागढ़ में रहती है, और ये उमादे के नाम से क्या होती है बच्चों, प्रसिद्ध होती है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि रूठी रानी की छतरी कहां पर है, ध्यान रखेंगे, किस कवि को भेजा था लेने, इंपोर्टेंट है। रूठी रानी की छतरी आपसे पूछ ले कि रूठी रानी की छतरी कहां पर है, तो बच्चों ध्यान रखना है, रूठी रानी की छतरी आपको देखने को मिलेगी भीलवाड़ा में। कहां पर देखने को मिलेगी, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में जो रूठी रानी की छतरी है बच्चों, ये एक शिवालय है, एक गंगाबाई की छतरी है, ये गंगाबाई है इसका नाम। राजस्थान की 3 रानियां मैंने आपको बताई, नूरजहां, उमादेव और गंगाबाई। ये गंगाबाई की यहाँ पर छतरी है और एक तरह से एक शिवालय है, और इसे क्या कहा जाता है, रूठी रानी की छतरी कहा जाता है। तो बच्चों ये थे आज के प्रमुख मेलों के विषय में जानकारी।
आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। साथ ही अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके आपके सभी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। धन्यवाद।